क्लास 8। आज मैं आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक व्यंग है और इस पाठ के जो लेखक हैं वह है हरिशंकर परसाई जी। पहले क्लास 8 आप बेटा अपने लेखक के बारे में जान लीजिए। हरिशंकर परसाई जी बेटा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये बेटा हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया था। इनका जन्म बेटा 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु बेटा 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई थी। इनकी जो बेटा मुख्य रचनाएं हैं वह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जलन, सदाचार का ताबीज, उखड़े खम्बे, काग भगोड़ा आदि। अब चलिए क्लास 8 इस पाठ को देखिए। बेटा इस पाठ में बस की यात्रा का वर्णन है। जो बस है बेटा वह अत्यंत जो है बुरी अवस्था मतलब कि पुरानी है, टूटी फूटी है। उसके बस के प्रत्येक जो हिस्से हैं वह पूरी तरह से नष्ट हैं, वयोवृद्ध है, मतलब कि बहुत पुरानी बस है। और लेखक ने और उनके मित्र ने बेटा ये फैसला किया, ये तय किया कि उन्हें इसी बस से शाम 4 बजे जाना है। तो इस तरह से बेटा जब लेखक और उनके मित्र इस बस में बैठे तो उन्हें पता चला कि ये बस की अवस्था कितनी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है। अब चलिए क्लास 8 इस पाठ को देखिए। बस की यात्रा में बेटा व्यंग्य किया गया है। अब ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ आप जो पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो सच में क्लास 8 बेटा ये आपको पाठ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रोचक लगेगा। और देखेंगे कि बस के ऊपर लेखक ने किस प्रकार से व्यंग किया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक ने बेटा और उनके मित्रों ने ये तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से हम लोग चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जैसा कि बेटा जब हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम लोग पहले से तय करते हैं कि हम लोग इस ट्रेन से चले या इस बस से चले, क्योंकि हमें अगली सुबह काम पे जाना है या हमें अगली सुबह स्कूल जाना है। तो हम लोग बेटा इसी तरह से तय करते हैं ना कि अगर हमें बेटा कल कहीं जाना है तो हम आज ही ये तय करते हैं कि हम इस तरह से चलें कि हम कल सवेरे अपने स्थान पर पहुंच जाएं। चाहे हमें स्कूल जाना हो, चाहे हमें अपने दफ्तर जाना हो, ऑफिस जाना हो, अपने रिश्तेदार के घर जाना हो, अपने घर जाना हो, तो हम पहले से तय करते हैं। तो बेटा लेखक ने और उनके मित्रों ने भी यही तय किया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे और इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है पन्ना से, जो क्या करेगी, हमें जबलपुर की ट्रेन मिला देगी और हम अगली सुबह पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता जो है अपनाना जरूरी था। लेकिन जो लोग थे वहाँ पर बेटा, लोगों ने लेखक को और उनके मित्रों को ये सलाह दी कि जो समझदार लोग होते हैं वह ये जो शाम वाली बस है, ये जो 4 बजे वाली बस है, इस बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? भाई शाम को चलेंगे तो रात हो जाएगी, तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब बेटा महिला डाकू। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी।
लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब बस को देखा तो उसके प्रति बेटा श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब कि अधिक उम्र की, मतलब पुरानी थी। और ये जो बस थी सदियों के अनुभव के निशान थे। निशान मतलब कि बेटा जगह जगह से टूटी हुई, कटी फटी, जगह जगह से टूटने के निशान थे। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब कि लोग इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि ये बस बूढ़ी हो गई है, पुरानी हो गई है, वृद्ध हो गई है और इसे कष्ट होगा। और ये बस जो है सफ़र करने के योग्य अब है ही नहीं। ये तो बस इसलिए है कि इसको खड़ा कर दिया जाए और मात्र इसकी पूजा ही की जाए। उस पर लोग कैसे सवार हो सकते हैं, क्योंकि यह इतनी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है, जगह जगह में मतलब निशान है इस पर। अब आइए बेटा पेज नंबर 14 पर। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? बेटा जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे, जिस कंपनी की बस थी उसी कंपनी के एक हिस्सेदार थे जो उसी बस में बैठे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। अब चूंकि बेटा वो तो बस कंपनी के हिस्सेदार थे तो वो कैसे उसको कह सकते हैं गलत। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलती, अभी चलेगी। तो फिर लेखक ने कहा हम वही तो देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है। तो फिर उन्होंने कहा हिस्सेदार ने, जी हाँ, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। फिर लेखक ने कहा कि वाह, ये तो गजब हो गया, ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। फिर हमने जब इस तरह से हिस्सेदार से बातें की, फिर मैंने कहा कि गजब हो गया, बस अपने आप चलती। तो हम मित्र जो है आपस में बात करने लगे, हम आगा पीछा फिर करने लगे। तभी हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, और ये बस बहुत समय से चल रही है इसलिए इसको बहुत अनुभव है, और जो नई नई बसें आई हैं उससे कहीं ज़्यादा इस पे विश्वास किया जा सकता है। और ये बस हमें अपने बेटों के समान प्यार से गोद में बैठाकर ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। हम बैठ गए बस में। कहते हैं लेखक कि हम बस में बैठ गए और जो लोग हमें छोड़ने आए थे वह हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे लग रहा था कि अब हम दोबारा लौटेंगे नहीं और यही यात्रा हमारी अंतिम यात्रा है। आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा भी। आदमी को कूच करने के लिए मतलब आदमी को कहीं जाने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। निमित्त चाहिए, निमित्त मतलब कारण, एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्लास 8 यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको ना जब आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न मिलेगा। जैसे कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और इतना बेटा लेखक बात करे तो तब तक क्या हुआ, तब तक सचमुच इंजन जो है वह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ऐसा
कि जैसे सारी बस ही इंजन हो। जैसे बेटा इंजन स्टार्ट हुआ, पूरी बस धड़ 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 आवाज करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बस ही क्या हो, इंजन हो, और हम इंजन के ही भीतर बैठे हों। और बेटा जो खिड़कियां थी बस की, उसमें कांच बहुत कम बचे थे, और जो भी कांच बचे थे, अब उन कांच से हमें बचना था कि ऐसा ना हो कि हमें चोट लग जाए। हम फौरन खिड़की से दूर हट गए, वरना तो बेटा, वैसे तो बेटा हम खिड़की पे ही बैठना चाहते हैं, लेकिन चूंकि खिड़की में कांच इतने कम बचे थे कि ऐसा ना हो कि वो भी कांच टूट जाए और हमें चोट लग जाए। तो अब जो बचे थे कांच, उनसे हमें बचना था। तो फौरन ही वह खिड़की से दूर सड़क के अलग बैठ गए। इंजन चल रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बेटा वो बस इतनी आवाज़ कर रही थी, जैसे लग रहा था कि जो इंजन है वो हमारी सीट के ही नीचे हो। हम सीट के नीचे, हाँ, हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। इतना ज़्यादा वह इंजन आवाज़ कर रहा था। अब आइए बेटा पेज नंबर 15 पर। सचमुच बस चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ये क्लास 8 आप पढ़ रहे हैं बेटा, देखिए एक एक पंक्ति में, चाहे वह इंजन को लेकर हो, या चाहे वह बस की बॉडी को लेकर हो, या बस की सीट को लेकर हो, चाहे बस की खिड़कियों के कांच को लेकर हो। आपने देखा बेटा, यहाँ पर लेखक ने हर जगह व्यंग किया है ना व्यंग। कांच बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं उनसे हमें बचना है। इंजन के लिए उन्होंने क्या व्यंग किया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी बस ही क्या है, इंजन है। फिर उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी इसके हिस्से हैं वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, और कभी लगता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ये है बेटा, इसी को कहते हैं व्यंग्यात्मक। ये जो पाठ है बेटा, ये कहानी नहीं है ना निबंध है, ये एक व्यंग है जो हमारे लेखक ने बस के हर हिस्से के लिए किया है। तो असहयोग आंदोलन। सचमुच बस चल पड़ी। हमें लगा कि यह जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय सचमुच जवान रही होगी, मतलब नई रही होगी, और उसे ट्रेनिंग मिली होगी। इसीलिए हर हिस्सा इसका क्या कर रहा है, एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौर से गुजर रही थी। मतलब यहाँ पर बेटा लेखक का कहने का मतलब ये है कि जो बस की जो दशा है वह बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, जीर्ण शीर्ण है। उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में, मतलब कि बस इतनी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण है, फिर भी वह किसी तरह से गुजर रही है, किसी तरह से जो है वह चल रही है। लेखक व्यंग्य रूप में बेटा ये बताना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि बस की दशा अत्यंत खराब है, यह चलने की दशा में नहीं है, यह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी धीरे कभी तेज चलती है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कहते लेखक कि कभी लगता है कि जो सीट है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी ही आगे भागी जा रही है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक, अचानक बस रुक गई।
मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अचानक क्या हो बेटा, बस रुक गई और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में, अब देखिए बेटा यहाँ पर उन्होंने पेट्रोल की टंकी पे उन्होंने व्यंग किया है। अब ड्राइवर क्या करेगा, बाल्टी में पेट्रोल निकाल लेगा और उसे बगल में रख लेगा और नली डालकर इंजन में भेजेगा। मैं उम्मीद कर रहा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, बस कंपनी जो हिस्सेदार हैं वो क्या करेंगे, इंजन को निकालेंगे, अपनी गोद में रखेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ क्या करती है, दूध की शीशी से बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक ने कहा कि जो बस की रफ्तार थी अब वह 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर अब भरोसा नहीं था। उस बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। हाँ, प्रकृति के जो दृश्य हैं जो बेटा हम लोग को दिखाई देते हैं, जब हम लोग चलते हैं ना बस से ट्रेन से, तो देखते हैं ना चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखते हैं। तो लेखक ने कहा कि प्रकृति के जो दृश्य थे, जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेखक कहते हैं मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्लास 8 यहाँ पर भी बेटा आपका एक उत्तर है, इसे ध्यान दीजिएगा। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जानते बेटा वह दुश्मन क्यों समझ रहे थे? ऐसा ना हो कि बस अभी पेड़ से टकरा जाए और जब पेड़ निकल जाता तो उन्हें अगले पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो ऐसा लगता कि जैसे अभी जो है बस क्या होगी, वह झील में गिर जाएगी और जाके वहां पर डुबकी लगाएगी, गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अचानक बस फिर रुक गई। अब ड्राइवर ने फिर तरह तरह के उपाय किए पर वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब शुरू हो गया। जो कंपनी के हिस्सेदार थे वह कह रहे थे कि बस तो A1 है, मतलब कि नंबर 1 की है, फर्स्ट क्लास की है। अब यह तो एक इत्तेफाक की बात है। ये जो है इत्तेफाक माने सहयोग, ये तो एक इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण चांदनी थी और वृक्षों के नीचे वह बस बहुत ही ज़्यादा दयनीय लग रही थी, दया आ रही थी। ऐसा लगता कि जैसे कोई वृद्धा हो, मतलब कोई बूढ़ी महिला हो और वह थक कर बैठ गई हो। अब हमें बहुत ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर एक तो इतनी वृद्ध है बस, और उस पर भी हम उस पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब कि प्राण निकल गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो इस बियाबान में
बियाबान मतलब होता है बेटा सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो इस सुनसान में हमें इसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। क्लास 8 इतना बेटा आप आज पढ़ेंगे, और जो शेष भाग है पाठ का वो भी आप बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आगे उन्होंने और क्या क्या बस के लिए व्यंग किया है।